गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12वीं फसल उत्पादन में हमारा टॉपिक आज का है तुलसी। ठीक है, तो तुलसी भी एक औषधि फसलों के तहत आती है ना। तो आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से इसकी फसल की जाती है, इसकी उपज के लिए कार्य किए जाते हैं, इसकी खेती किस तरीके से की जाती है, किस तरीके की भूमि में इसको बोया जाता है, इसकी जलवायु क्या होती है, इस सभी की जानकारी आज हम आप लोग को देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तुलसी जो है उसका प्रचलित नाम क्या है। तुलसी का प्रचलित नाम यहाँ लिखा हुआ है। तुलसी का प्रचलित नाम वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं, है ना। ज़्यादातर जो प्रचलित नाम है वो तुलसी ही है ना। तुलसी के नाम से ही ज़्यादातर जाना जाता है। दूसरा जो है तुलसा भी बोला जाता है और तुलिन भी बोला जाता है। ठीक है, तुलसा और तुलिन। तो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है वो क्या है, तुलसी है। दूसरा इसका वानस्पतिक नाम है ओसिमम प्रजाति। ठीक है, वनस्पति का नाम जो है ओसिमम है और यह ओसिमम प्रजाति के तहत आती है। इसकी कुल जो है लेवी 80 की है। ठीक है, इसकी कुल जो है क्या है, लेवी 80 की है। तो तुलसी जो है पूरी तरीके औषधि गुणों से युक्त होती है। ठीक है, तुलसी जो है पूरी तरीके से औषधि गुणों से युक्त होती है और अगर हम इसे औषधि गुणों की दृष्टि से देखते हैं तो यह एक अमृत बूटी के समान माना जाता है। ठीक है, यानी इसे एक अमृत बूटी भी कहा जाता है। भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भी व्यापक रूप से यह तुलसी पाई जाती है। ठीक है, भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में क्या कही जाती है, पूरी विश्व में व्यापक रूप से ये जो पौधा है पाई जाती है। तुलसी का जो जन्म है वो एशिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तब से ही हम मानते हैं कि ये जो तुलसी का जन्म है वो ऐसे उत्तरी पूर्वी के क्षेत्र से हुई है। और तुलसी के जो पौधे हैं आज भी जंगली अवस्था में उस स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, आज भी जंगली अवस्था में उस स्थानों में क्या पाए जाते हैं और इसका जो क्षेत्र है विश्व के अनेक क्षेत्रों में फैली हुई है। ठीक है, हिंदू समाज में तुलसी जो है बहुत ही पूजनीय होती है। हिंदू समाज में क्या होती है, तुलसी जो है बहुत ही पूजनीय होती है और उनके अनेक द्वारा प्रतिदिन पौधे को जल चढ़ाया जाता है। अनेक द्वारा का मतलब क्या होती है, अनेक व्यक्तियों के द्वारा प्रतिदिन उसे पूजा जाता है जल चढ़ाकर। ठीक है, और जल चढ़ाना एक पुनीत कार्य माना जाता है। तुलसी पर जल चढ़ाना क्या किया जाता है, पुनीत कार्य माना जाता है, जिसका वर्णन भी पुराने हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसका वर्णन भी पुराने समय जो हमारे ग्रंथ है उसमें पूरी तरीके से मिलता है। ठीक है, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसके सेवन से 15 तंत्रों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। ठीक है, जिसके सेवन से 15 तंत्रों की जो समस्याएं होती है उसका पूरी तरीके से समाधान हो जाता है। इनकी हरी पत्तियों का सेवन उपयुक्त होता है, लेकिन औषधियों के लिए इसके लिए तेल का उपयोग किया जाता है और इसके तेल की जो मांग है विदेशों में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी तेल होती है, इससे जो तेल निकाला जाता है उसकी पूरी तरीके से जो मांग है विदेशों में बहुत भारी मात्रा में है। ठीक है, तुलसी अनेक सुगंधित तेलों का अच्छा स्रोत है जो हल्के रंग का होता है। इसके तेल में कपूर, कैम्फर, सिंट्रॉल, जीरोनिओल, ठीक है, लिनाइल एसीटेट, मिथाइल, चाविकॉल, यूजिनॉल, फ्रेंचाइल, थाइमोल, अल्कोहल, ठीक है, इस तरीके से इनमें कुछ तेल के जो गुण हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तुलसी के तेल का उपयोग सुगंध व्यवसाय और प्रसाधन सामग्री में बनाने में किया जाता है। डेंटल जैसे कि डेंटल क्रीम, माउथ वॉश, बेकरी, सूप, सलाद, मांस, जैम, मुरब्बे और औषधियों के रूप में भी इसके विभिन्न अंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तुलसी को चर्म रोग, संग्रहणी, ज्वर, कार्मेटिव के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक औषधि पौधे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह क्या किया जाता है, औषधि फसल के रूप में जाना जाता है। तो विभिन्न तरीके की जो बीमारियां होती है जैसे कि चर्म रोग हो गया, संग्रहणी हो गया, ज्वर हो गया, कार्मेटिव है, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तुलसी के रस को शहद के साथ लेने से कैंसर जैसा जो असाध्य रोग है वह भी ठीक हो जाता है। यानी तुलसी जो है पूरी तरीके से एक सब औषधि अगर हम फसलों के रूप में अगर देखते हैं और औषधि दवाइयों के रूप में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी दवाई के रूप में इसको माना जाता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, एक अमृत बूटी के नाम भी इसे दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, तुलसी स्वाद में चटपटी, कड़वी, हल्की रूखी लगती है। पचने पर कूट
एवं गर्म स्वभाव की होती है। यह विभिन्न रोगों का नाश करने वाली दिव्य औषधि के रूप में पहचानी जाती है और यह मलेरिया, श्वास, कफ, खांसी, ठीक है, मिचलाना, उल्टी, महिलाओं में होने वाले जो रोग होते हैं, ठीक है, गठिया है, स्नायु है, गुर्दा की खराबी है से उत्पन्न जो शोध होती है, पथरी है, सफ़ेद दाग है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है, ठीक है, तो इस तरीके की जो हमें परेशानियां होती हैं उनका नियमित रूप से अगर सेवन करते हैं तो हमें पूरी तरीके से लाभ प्राप्त होती है और इस तरीके की बीमारी से हमें क्या छुटकारा मिल जाती है। ठीक है, तुलसी में औषधीय गुणों के अतिरिक्त अनेक ऐसे भी गुण हैं जो जीवन एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये हुई उसकी प्रस्तावना। इस तरीके से हम तुलसी के प्रस्तावना के बारे में समझ सकते हैं। तुलसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है जिसे पूरी तरीके से भारत में एक पूजनीय पौधे के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, आगे बताते हैं जलवायु। तो तुलसी की जलवायु किस तरीके से होती है, किस तरीके से जलवायु में इसकी हम खेती कर सकते हैं, बुआई करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो तुलसी की जो जलवायु है विभिन्न तरीके से विभिन्न प्रकार की जलवायु में इसे उगाया जा सकता है, यानी प्रायः इसे हर जलवायु में क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। परंतु गर्मी और बरसात का जो मौसम होता है इसके फसल उत्पादन है तो अति उत्तम माना जाता है। ठीक है, गर्मी और बरसात का जो मौसम होता है इसके फसल के लिए बहुत ही उत्तम जलवायु के तहत माना जाता है। इसे उष्ण उपोष्ण और गर्म आर्द्र वाले क्षेत्रों में, ठीक है, उष्ण उपोष्ण और गर्म आर्द्र वाले क्षेत्रों में, उत्तरी पश्चिमी उत्तरी पूर्वी एवं मध्य भारतीय क्षेत्रों में जहां पर 500 से 1200 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है वहां भी उगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी क्या है, जलवायु है। आगे देखते हैं भूमि। तो भूमि किस तरीके से होती है, तुलसी जो है हर तरीके के मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु इसका अगर उचित निकास, ठीक है, हम करते हैं, उचित निकास यानी उचित हम इसका बुआई करने का कार्य करते हैं, जैसे खेती करने का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर इसके लिए ज़्यादातर जो भूमि का उपयोग किया जाता है वो रेतीली दोमट मिट्टी, ठीक है, या दोमट जिसकी pH मान जो होती है 6.5 से 8.5 होती है, उस तरीके की भूमि में इसको बोया जाता है या इसकी खेती की जाती है। ठीक है, खेती की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, खेती की तैयारी जो होती है नॉर्मली सभी फसलों में जो की जाती है उसी तरीके से यहाँ भी हम खेती की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जब खेती की तैयारी की जाती है तो सबसे पहले मिट्टी की जुताई की जाती है। ठीक है, और मिट्टी की जुताई हम इस तरीके से करते हैं ताकि मिट्टी जो है उसकी ऊपरी भाग जो है पलट जाए, यानी जो नीचे भाग में जो उसके खरपतवार होते हैं, पत्ते जो दबे हुए होते हैं, अगर हम उसको जुताई करते हैं और मिट्टी को पलटने वाले हल से हम अगर उसको जुताई करते हैं तो उस तरीके से करने से क्या होती है, उनकी जो खरपतवार होते हैं पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो इसलिए पहली जुताई जो होती है मिट्टी पलटने वाले हल से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 हैरो कल्टीवेटर वाले हल से हम उसकी जुताई कर देते हैं और लास्ट में हम उसमें पाटा चलाकर जो भूमि होती है उसको पूरी तरीके से समतल कर देते हैं। ठीक है, पाटा चलाकर भूमि जो होती है उसे पूरी तरीके से समतल कर देते हैं। इसकी जो खेती की तैयारी होती है क्यारियों के रूप में हम इसको बोने का कार्य करते हैं ताकि इसमें हम उचित जल निकास कर सकें। ठीक है, ताकि हम इसमें क्या कर सकें, उचित जल निकास कर सकें। क्यारियाँ जो होती है 200 से 250 वर्ग मीटर के आकार की होनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है कि जो क्यारियाँ बनाई गई है उसमें पानी एकत्रित ना हो। अगर पानी एकत्रित होती है तो पूरी तरीके से फसल को क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है, क्योंकि ये जो फसल है पूरी तरीके से एक उष्ण और उपोष्ण गर्म आर्द्र वाले क्षेत्रों में ही फसल को बोने का कार्य किया जाता है। यानी कि अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में पानी देते हैं तो ये इसकी जड़ें जो होती है धीरे धीरे पूरी तरीके से सड़ सकती है, यानी पूरी तरीके से फसल जो है बर्बाद हो सकती है। ठीक है, आगे है आपके लिए विभिन्न तरीके से तुलसी की प्रजातियाँ, कि तुलसी की प्रजातियाँ किस तरीके से होती है और कौन से प्रजातियाँ जो है हमारे लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो प्रजातियाँ बहुत सारी इसकी प्रजातियाँ हैं, जैसे कि पहली प्रजातियों के ग्रुप में अगर हम देखते हैं तो पहला है ओसिमम बैसिलिकम। ठीक है, ओसिमम बैसिलिकम ये आपकी प्रथम प्रजाति है। ये जो प्रजातियाँ है ये वन तुलसी के रूप में पाई जाती है। ये जो प्रजातियाँ हैं ये कौन से रूप में पाई जाती है, एक वन तुलसी मतलब एक घास के रूप में पाई जाती है।
ठीक है। और इसका जो अंग्रेजी नाम है स्वीट बेसिल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्वीट बेसिल बोला जाता है। ये संघीय, ठीक है, ये एक संघीय पौधा है। इसके बीज को दस्त और पुराने अतिसार में उपयोग किया जा सकता है। इसकी पत्तियां जो होती है संघीय उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है ओसीमम ग्रेटिसिमम। ओसीमम ग्रेटिसिमम, इसका जो हिंदी नाम है राम तुलसी बोला जाता है इसको। अंग्रेजी में इसका नाम जो है सर्वी बेसिल है, ठीक है। यह एक सामान्य अलंकारिक पौधे के रूप में पाया जाता है। इसे मच्छर भगाने के लिए ज़्यादातर उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। इसमें एक विशेष प्रकार के तेल मिलती है जिसका नाम है यूजिनॉल, ठीक है। यानी इसकी तेल में एक विशेष प्रकार की पदार्थ की मात्रा जो मिली होती है वो है यूजिनॉल, ठीक है। और इसकी जो मात्रा होती है 70 से 80% तक पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरी प्रजाति। तीसरी आप देख सकते हैं ओसीमम ग्रेटिसिमम, ठीक है। ओसीमम ग्रेटिसिमम, इसे हिंदी में तुलसी क्या बोला जाता है, जो ज़्यादातर हर जगह पर भारतवर्ष में बोई जाती है, ठीक है। अंग्रेजी में इसे होली बेसिल बोला जाता है। भारतीयों द्वारा घरों में, मंदिरों में, बागों में, है ना, बहुत सारे जगहों पर इसको क्या किया जाता है? बोया जाता है। और इस पौधे की जो व्यक्ति हैं इसकी पूजा करते हैं, ठीक है। रोज़ इसमें पानी चढ़ाना लोग पुण्य का काम मानते हैं। तो ये उस तरीके की प्रजाति है। और ये जो प्रजाति है, इस प्रजाति से इनके जो तेल निकलते हैं इससे हम कीटाणु कीटों को मारने की विशेष इसमें जो गुण पाए जाते हैं उसके लिए हम इसको उपयोग करते हैं, ठीक है। इससे कुछ विशेष प्रकार की बीमारी जैसे श्वास के लिए, पाचन संबंधी जो परेशानी पाई जाती है, रिंग वर्म होती है, या अन्य प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं, उन तरीके की जो हमारे शरीर में परेशानी होती, बीमारियों के रूप में जो परेशानी होती है, उसका हम छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। और पत्तियों का जो काढ़ा है उससे जुकाम भी ठीक होता है। बीजों का उपयोग जो है मूत्र प्रणाली की शिकायतों में उपयोग किया जाता है। यानी मूत्र प्रणाली की शिकायतों का मतलब क्या होता है? मूत्र मार्ग में जो विशेष तरीके से हमें परेशानियां होती है, ठीक है, तो उस तरीके की परेशानियों को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ओसीमम मिनिमम। तो इसकी जो ये जो पौधे है ये एक बौनी किस्म की पौधे के रूप में आती है। ओसीमम अमेरिकेनस, ठीक है। ओसीमम अमेरिकेनस, ये भी एक तुलसी की प्रजाति के रूप में है। इन्हें हम काली तुलसी के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको ममरी, ठीक है, या होरी बेसिल बोला जाता है। यह सीधी बढ़ने वाली किस्मों के तहत आती है और यह प्रजाति जो होती है पूरे भारत भर में पाई जाती है, ठीक है। इस पौधे को गमले में उगाया जाता है, ठीक है। इस तरीके की जो प्रजाति हैं इससे सांस लेने में जो परेशानियाँ आती है, ठीक है ना, और उसके लिए उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को ज़्यादातर सॉस के रूप में, सूप है, सलाद है, उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। आगे है आपकी उन्नत किस्म की प्रजाति के रूप में। तो आगे उन्नत किस्म की प्रजाति के रूप में आपका पहला है RRLOC, ठीक है। दूसरा है RRLOC 12, तीसरा है आपका RRLOC 14। तो ये जितनी भी प्रजातियां हैं, विभिन्न तरीके के खाद्य जो पदार्थ है उसमें भी सुगंधित जो उसके तेल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले बताया गया है, जैम्स बनाने के लिए, कोई बिस्किट जब बनाते हैं उसके लिए, जो ब्रेड्स बनते हैं उसके लिए, तो बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें भी इन उन्नत किस्म की जो प्रजातियां होती हैं उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है प्रवर्धन। तो प्रवर्धन किस तरीके से किया जाता है? प्रवर्धन का मतलब मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था। प्रवर्धन का मतलब ऐसे प्रजातियां जो अपने समान प्रजातियों को उत्पन्न करती है, ऐसी प्रजातियां जो अपने समान प्रजातियों को उत्पन्न करती है वो प्रवर्धन कहलाती है। इसमें जो प्रवर्धन है बीजों के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें जो प्रवर्धन है एक बीजों के द्वारा होता है, और दूसरा जो है आपको इसमें मिलता है प्रवर्धन की जो क्रिया है वो शाखाओं के द्वारा मिलता है। तो पहला जो बीजों के द्वारा किस तरीके से होता है, तो उसी का जो प्रवर्धन है बड़े पैमाने पर बीज द्वारा किया जाता है। और सितंबर से अक्टूबर में तुलसी में फूल आने लग जाते हैं। नवंबर से दिसंबर माह तक ये जो फूल इनके फूल के साथ जो फल आते हैं वो पूरी तरीके से पक जाए रहते हैं। और एक फल में औसतन 18 बीज पाए जाते हैं, ठीक है। एक फल में औसतन कितने बीज पाए जाते हैं? 18 बीज पाए जाते हैं। लेकिन इनकी अंकुरण काफ़ी कम होती है। बीजों में 8 से 12 सप्ताह की सुसुप्त अवस्था
होती है। तुलसी के पके फलों को एकत्रित करने, बीज को निकालकर भली भांति सूखा कर लेना चाहिए और फिर उन्हें रंगीन बोतलों में भरकर 18 से 12 सप्ताह तक नमी रहित स्थान पर रखना चाहिए, ताकि वो जो पौधे हैं बहुत जल्दी अंकुरित हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीजों के द्वारा भी हम प्रवर्धन कार्य करके एक पौधे से अलग अलग जगहों पर उनकी खेती कर सकते हैं, उनके बीजों की सहायता लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके शाखाओं के दौर। तो शाखाओं के दौर किस तरीके से किया जाता है? तुलसी का जो प्रवर्धन है शाखाओं को काट कर भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी जो शाखाएं होती है उसको काट लिया जाता है और उन्हें पॉलीथीन की थैलियों में लगा देते हैं। ठीक है, पॉलीथीन की थैलियों में लगा देते हैं और उन्हें छाया में रखकर सुबह और शाम रोज़ क्या कर देते हैं, पानी देते रहते हैं। 1 महीने में इन शाखाओं से जड़ें विकसित हो जाती है और पत्तियां विकसित होने लगती है। जब शाखाएं 5 से 10 सेंटीमीटर की हो जाती है तो उस समय यह समझ लेना चाहिए कि पौधे की रोपाई करने के लिए यह क्या होगी, है, तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 2 तरीके से बीजों के द्वारा और शाखाओं के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रवर्धन कर सकते हैं। खाद और उर्वरक की मात्रा आप सभी को पता है कि खाद और उर्वरक कितनी आवश्यक होती है फसलों के लिए, और ज़्यादातर जो खाद्य विभिन्न तौर पर दी जाती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो खाद होती है गोबर की खाद होती है और विभिन्न तरीके से गोबर की खाद को दिया जाता है। ठीक है, पौधों की अच्छी वृद्धि एवं तेल के लिए अधिक उपज प्राप्त करने के लिए विशेष तरीके से इस तरीके के खादों को उपयोग किया जाता है। ठीक है, संतुलित मात्रा में भूमि की संतुलित मात्रा को बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीके के खाद्य मूलकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इसमें गोबर खाद हो गया, जिसे एक समय सीमा के आधार पर दिया जाता है। समय समय पर क्या किया जाता है, आवश्यकता अनुसार इन खादों का उपयोग किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन की मात्रा हो गई, पोटास हो गई, फास्फोरस हो गई, है ना, और गोबर खाद जो सूखी खाद है या गीली खाद है, जहाँ जैसी उपयुक्त होती है उस तरीके के खादों को इसमें क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, यूरिया हो गया है, तो यूरिया हम फसलों को देखते हुए, उनकी मात्राओं को देखते हुए, फसलों की जो क्षेत्रफल है उनको देखते हम गोबर खाद जो उर्वरक है और खाद की मात्रा है उनको देने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम खाद देने का उपयोग करते हैं 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद कंपोस्ट खाद के रूप में। ठीक है, एक समय सीमा निर्धारित होती है इसके लिए, जैसे कि प्रथम जुताई में हम गोबर की खाद दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद अंतिम जुताई के समय 100 किलोग्राम यूरिया, 500 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 125 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है, प्रति हेक्टेयर की दर से हम अगर मिला देते हैं तो बहुत ही अच्छी इससे उपज प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम खाद और उर्वरक की मात्रा को भी उपयोग कर सकते हैं। रोपाई जो है जब पौधे तैयार हो जाते हैं, ठीक है, जब पौधे जो तैयार हो जाते हैं तब उन्हें 45 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर उनकी रोपाई करके रोपाई कर दी जाती है। और रोपाई का जो सर्वोत्तम समय जो होती है वो जुलाई का प्रथम सप्ताह होती है। जुलाई का क्या होती है, प्रथम सप्ताह होती है। रोपाई के उपरांत हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और रोपाई के लिए स्वस्थ पौधे ही चुने। ठीक है, रोपाई के लिए क्या करें, स्वस्थ पौधे ही चुने, जैसे कि RRLOC 12। ठीक है, इनकी ये जो एक स्वस्थ पौधों के रूप में इसको पाई जाती है ना। ज़्यादातर ये पौधे हैं पूरी तरीके से स्वस्थ होते। वैसे तो इसमें विभिन्न तरीके के जो रोगों की परेशानी होती, खरपतवारों की जो परेशानी होती ज़्यादातर नहीं होती, क्योंकि एक औषधीय फसल के रूप में होती है। लेकिन कुछ जो कीट रोग है इसमें लग जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, लग जाते हैं। ठीक है, ये जो फसल है RRLOC 12, इसकी रोपाई के लिए 50 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसकी रोपाई कर देते हैं। और दूसरा जो है RRLOC, ठीक है, इसकी जो दूरी होती है 50 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। सिंचाई जो होती है आवश्यकता अनुसार देनी चाहिए। ठीक है, सिंचाई जो होती है आवश्यकता अनुसार देनी चाहिए। यह जो जब हम रोपण करने का कार्य करते हैं तो रोपण के तुरंत बाद खुले पानी से सिंचाई कर देनी चाहिए। प्रति सप्ताह या आवश्यकता होने पर सिंचाई करें और ग्रीष्म ऋतु में 12 से 15 दिन के अंतर में हम इसमें हम सिंचाई कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वर्षा के पानी से ही सिंचाई कर लिया जाता है। जब तो ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। ठीक है, पहली कटाई के तुरंत बाद भी सिंचाई अवश्य करें, परंतु जब हम सिंचाई करने का कार्य करते हैं तो जब हम पहली कटाई करते हैं तो तुरंत बाद सिंचाई अवश्य करें। ठीक है, परंतु कटाई के 10 दिन पहले सिंचाई का कार्य जो होती है वो बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम जब कटाई करते रहें तब हमें कोई परेशानी ना हो।
ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण उसी तरीके से किया जाता है जो बाकी फसलों में रहता है। तो उस तरीके से निकाई गुड़ाई करने का कार्य, विभिन्न तरीके की जो दवाइयाँ होती है, रासायनिक दवाइयाँ, उसका भी हम छिड़काव करके इसमें खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और तुलसी की फसल में विभिन्न प्रकार के खरपतवार जो उग आते हैं, ठीक है, वो जो है वो नमी से, पोषक तत्व के कारण, ठीक है, और धूप स्थान आदि के प्रति स्पर्धा करते रहते हैं, जिसके कारण फसल की बार बार विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही उपज में भारी कमी आने लगती है, ठीक है। तो इसकी रोपाई जो है 15 से 20 दिन में और 50 दिन बाद और 50 दिन बाद खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई करके हम खरपतवार को निकाल सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। फसल संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है फसलों के लिए, है ना। तो इसमें फसल हम संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि तुलसी की फसल पर कुछ कीटों एवं रोगों का प्रकोप भी हो जाता है। तो इनकी रोकथाम के लिए पौध संरक्षण का उपाय अवश्य करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे कीट नियंत्रण के लिए बहुत सारे रोग रहित जो रासायनिक दवाइयाँ हैं उसका छिड़काव कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कीट जो होते हैं लगते हैं, तो उसका हम पौध संरक्षण के तहत, फसल संरक्षण के तहत उपाय करके हम इन कीटों का रोकथाम कर सकते हैं। आगे देखिए बहुत सारे इसमें रोग, जैसे एक रोग लिखा हुआ है जिसमें रोग है पत्ता धब्बा। पत्ता धब्बा का मतलब होता है कभी कभी तुलसी की जो फसल होती है उसमें धब्बे बन आते हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे बड़े धब्बों के रूप में प्रतीत हो जाती है और बाद में जो इनकी पत्तियाँ रहती है पूरी तरीके से सड़ने स्टार्ट हो जाती है, यानी प्रारंभ हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए हम इसमें 0.2% एंडोफिल AM45 नामक जो दवा होती है उसका घोल बनाकर अगर छिड़काव करते हैं तो इस तरीके के जो रोग होते हैं उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। फसल की जो कटाई होती है तो उसमें कटाई के समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जैसे कि तुलसी के पौधों की कटाई का प्रभाव तेल की मात्रा पर पड़ता है ना। तुलसी की कटाई का जो प्रभाव है उसकी तेल की मात्रा पर पड़ता है। तो हम किस तरीके से हम उसकी कटाई करें ताकि उसकी तेल की मात्रा पर उसका ज़्यादातर प्रभाव न पड़े। तो समय पर जब कटाई करना नितांत आवश्यक हो जाता है तब पौधों की पत्तियां कुछ हरेपन में प्रतीत होनी शुरू हो जाती है, तब कटाई जो है तभी करनी चाहिए, है ना। और कटाई जो है ज़मीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाइयों पर ही की जानी चाहिए ताकि जो है उनकी में जो तेल की मात्रा है, ठीक है, जो पौधों में तेल की मात्रा है उसका जो भारी मात्रा में जो तेल की मात्रा को प्रभावित करती है उनकी कटाई करने समय वो ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी इसमें क्रिया करके हमें बहुत ध्यान देना होता है। मेन जो इसमें फसल कटाई करने के समय जो ध्यान देने योग्य बात यह है उसकी जो तेल की मात्रा है वो पूरी तरीके से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम फसल की कटाई करने पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। आगे है आश्वन की क्रिया। तो आश्वन की क्रिया किस तरीके से कर सकते हैं। आश्वन विधि द्वारा तेल निकालने की क्रिया की जाती है और लेकिन बड़े पैमाने पर बड़े बड़े जो टैंकों के माध्यम से तेल निकाला जाता है वह आश्वन ताजी अवस्था में ही करना चाहिए, अन्यथा तेल की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों ही कमी आने की संभावना बनी रहती है। कटाई से जो है 6 से 8 घंटे तक तेल उत्पादन में कमी नहीं होती है, परंतु इससे अधिक समय लगने पर तेल के उत्पादन में कमी होने प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि RRLOC 14 नामक किस्म की कटी हुई फसल को आश्वन यंत्रों में भरकर उसे 3 से 3.5 घंटे वाष्प देने, ठीक है, और 0.5 से 0.6% तेल देने से क्या होती है 0.5 से 0.6% तेल निकल आता है, जिसमें 80 से 85% यूजिनॉल होता है। उसी तरीके से RRLOC 12 जो होती है फसल होती है उसकी कटी हुई फसल से 2 से 3 घंटे वाष्प देने से 165 से 170 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तेल निकलता है और तेल की हरी फसल के वजन के 0.45% जो होती है इससे अधिक प्राप्त हो सकती है। इसमें 75 से 80% मिथाइल सिनामेट भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसके आश्वन की क्रिया कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं उत्पादन है। तो उत्पादन किस तरीके से होती है। प्रथम वर्ष में लगभग 400 क्विंटल शाकी उत्पादन होता है
और बाद के वर्षों में शाखाई उत्पादन जो होती है वो 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बराबर होती है। तुलसी के उत्पादन का अर्थशास्त्र प्रति हेक्टेयर निम्नानुसार बताया जा सकता है। जैसे उत्पादन व्यय रुपयों में, उत्पादन शाख क्विंटल में, तेल लीटर, तेल की कीमत दर 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, और शुद्ध जो आपको उससे उत्पादन प्राप्त होता है उसका। जैसे कि प्रथम वर्ष में 5400 तक उत्पादन जो वह है वो आपका उत्पादन शाख जो क्विंटल है वो 400 क्विंटल प्रति, ठीक है, तेल के लीटर के हिसाब से, और तेल की कीमत जो होती है 12,000 तक का, ठीक है, दर जो है 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, और शुद्धतम जो उत्पादन होती है 6,600 रुपये तक होती है। उसी तरीके से द्वितीय वर्ष में आप देख सकते हैं 7,700, 210, 21,000, 1,400, 14,000 शुद्धतम, ठीक है। और तृतीय वर्ष में आप देख सकते हैं शुद्धतम जो उत्पादन क्षमता इसके हम करते हैं वो शुद्ध जो है 14,000 तृतीय वर्ष में भी की जा सकती है। तो इस तरीके से इसमें उत्पादन कार्य किए जा सकते हैं। आगे एक विशेष तौर पर इसमें अवशिष्ट पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है। एक अवशिष्ट पदार्थ भी इसमें क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिसमें पहला है आश्वन के पश्चात बची हुई पत्तियाँ, ठीक है, आदि खाद बनाने में काम आ सकती है। ये अवशिष्ट पदार्थ के रूप में पाई जाती है, ठीक है। इसमें हार्डवुड बनाए जाते हैं, इसे सुखाकर ईंधन के रूप में भी काम में लाया जा सकता है। तो ये इस तुलसी के पौधे से कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये उनके अवशिष्ट पदार्थों के रूप में। तो आज के टॉपिक में आपको बताया गया पूरी तरीके से तुलसी के पौधों के बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में, उनकी भूमि, उनकी जलवायु के बारे में, कि किस तरीके से हम कौन से जलवायु में, किस तरीके की भूमि में हम इनकी खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।